ओएस का आगे का पार्ट था, उसको देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस क्या होते हैं। जैसे ही हम लोग कुछ भी फाइल बनाते हैं कंप्यूटर में, जैसे अगर सी प्लस प्लस बना रहे हैं, पाइथन का बना रहे हैं, तो हम लोग का एक डॉट पी वाई वाला एक्सटेंशन हम लोग का फाइल बन जाता है। फिर क्या होता है, कंपाइलर हम लोग का आते हैं, उसको हम लोग कंपाइल कर देते हैं, डॉट ई एक्स फाइल बनता है। और जब प्रोग्राम हम लोग का ओएस उसको मेमोरी दे देता है, यानी रैम में लोड कर लेता है, तब वो प्रोसेस हम लोग का होता है। तो इसी को बोलते हैं, जब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है तब उसको प्रोसेस बोला जाता है। तो हम लोग को प्रोसेस की जरूरत क्यों है? हम लोग प्रोसेस के बिना भी कंप्यूटर चला सकते हैं। तो क्या है कि हम लोग प्रोग्राम लिखे, प्रोग्राम के अंदर हम लोग के इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हम लोग लिखे रहते हैं, जिससे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्ट कर पाए हम लोग कि उसको कैसे वर्क करना है। अगर हम लोग प्रोग्राम ही नहीं देंगे उसको, तो कंप्यूटर अपने आप से वर्क नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली करके प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके जो प्रोसेस होता है उसके कारण इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ओएस हम लोग का प्रोसेस को क्रिएट कैसे करता है। जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाए, उसको डबल क्लिक किए, तो हम लोग का प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है। पहले क्या करते हैं, जो ओएस होता है पूरा प्रोग्राम और उसके स्टैटिक डेटा जितने भी होते हैं, उसको मेमोरी हम लोग का लोड कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करते हो, जो रन टाइम स्टैक होता है उसको एलोकेट करते हैं। रन टाइम स्टैक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाइक कि लोकल वेरिएबल क्या है, फंक्शन के नेम क्या, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, रिटर्न वैल्यूज क्या है, ये सब स्टोर रहती है। फिर हम लोग का एलोकेट हीप कर लेता है। जो हीप मेमोरी होती है हम लोग का, ये इसलिए एलोकेट होता है कि जो डायनेमिक एलोकेशन हम लोग का होते हैं बीच में, जहाँ हम लोग को इनिशियली हम लोग को मेमोरी कितना यूज आएगा हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग डायनेमिक एलोकेशन करते हैं। जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया, हम लोग नोड को ऐड करते जाते हैं, न्यू लिंक लिस्ट, न्यू नोड बना के। तो इसलिए उसके लिए हम लोग का हीप मेमोरी यूज होता है। ये दोनों मेमोरी के एलोकेट करने के बाद हम लोग के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो भी है उसको हैंडलर हैंडल करते हैं। क्योंकि क्या है कि कोई भी प्रोसेस है, मान लो अगर हम लोग कुछ कॉपी करना है पेन ड्राइव से फाइल को, तो उसके लिए हम लोग को पेन ड्राइव का एक्सेस चाहिए, पेन ड्राइव का हम लोग के पास स्टेट रहना चाहिए, तो करके वो इनपुट आउटपुट पूरे जो भी है हैंडल करते हैं। फिर हम लोग को उसके बाद आता है कि ओएस क्या करते हैं, ये सब पूरा अपना वर्क कर लिया, उसके बाद जो फंक्शन को फंक्शन जो हम लोग का मेन फंक्शन है उसको दे देता है सीपीयू के प्रोसेसर का टाइम स्लाइस। तो बेसिकली वही है। और हम लोग जैसे बहुत से जनरली बोलते हैं कि हम लोग जो भी फंक्शन बनाते हैं आखिरी में रिटर्न हम लोग को कुछ करना चाहिए। जैसे इंट मेन अगर फंक्शन है, तो हम लोग को कुछ रिटर्न करना चाहिए वैल्यू। वो इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि प्रोसेस का अपना एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग प्रोसेस टेबल देखें, तो हर प्रोसेस एक का चाइल्ड होता है, यानी एक प्रोसेस होता है और उससे बहुत सारे चाइल्ड प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि जो पेरेंट प्रोसेस है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता कि हम लोग का जो प्रोसेस वो खत्म हो गया चाइल्ड, तो उसको प्रोसेस टेबल से हटा दिया जाए। तो बेसिकली उसके लिए हम लोग रिटर्न लिखते हैं, पर आजकल में हटा देता है अपने आप, जो कंपाइलर रहता है वो ओएस अपना मेंटेन कर लेता है प्रोसेस टेबल। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस का आर्किटेक्चर क्या है। तो बेसिकली क्या है कि आप एक बॉक्स समझ सकते हो, जहां हम लोग का एक टेक्स्ट हम लोग का स्टोर रहता है, प्रोसेस का टेक्स्ट यानी कि कंपाइल्ड कोड। बेसिकली क्या है, हम लोग जो कोड लिखते हैं वो तो नॉर्मल हम लोग इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज स्ट्रक्चर फॉलो करके हम लोग लिखते हैं। पर क्या कंपाइलेशन के कोड के बाद क्या बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है हम लोग का कोड लिखा हुआ, तो उसको हम लोग कंपाइल्ड कोड बोलते हैं। तो वो टेक्स्ट में स्टोर रहता है। डेटा वाली मेमोरी में या डेटा वाले पार्ट में हम लोग का जो ग्लोबल और स्टैटिक डेटा जो हम लोग उसको प्रोग्राम में हम लोग यूज किए वो स्टोर रहता है। फिर हम लोग का दो चीज रहते हैं, हीप और स्टैक। जैसे अभी हीप मेमोरी स्टैक मेमोरी पर है, वही दो रहते हैं। और वो हम लोग का इंटर क्या बोल सकते हैं आप कि उसका चेंज हो सकता है साइज। जैसे ही हम लोग अगर मान लो ज्यादा एलोकेशंस कर रहे हैं, डायनेमिक एलोकेशन, तो हीप का साइज बढ़ेगा। अगर मान लो कि फंक्शन कॉलिंग या कुछ ज्यादा हो रहे हैं, तो हम लोग का स्टैक का साइज बढ़ेगा। तो ये स्टैक का साइज और हीप का साइज बढ़ने में दो हम लोग के वो आते हैं, क्या बोलते हैं अपना, एरर्स बोल सकते हो। एक आता है स्टैक ओवरफ्लो। अब स्टैक ओवरफ्लो कब होता है, बेसिकली मान लो कि कुछ हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कॉल की, तो रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते तो एक बेस कंडीशन हम लोग को देनी पड़ती है, जिससे कि क्या स्टैक अनबाइंडिंग हो। पर मान लो कि बेस कंडीशन हम लोग देना भूल गए, या फिर कुछ फॉल्टी बेस कंडीशन दी है जो कभी हिट ही नहीं हो रहा, तो क्या होता है कि हम लोग का स्टैक हम लोग का बढ़ते जाते हैं, रिकर्सिव फंक्शन बार बार कॉल होते जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, कॉल स्टैक जो होता है जिसमें रिकर्सिव फंक्शन के पूरे इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, वो पूरा फिल हो जाते हैं, और उसमें स्टैक ओवरफ्लो की एरर आता है हम लोग पास। और वैसे अगर देखें हम लोग का जो एक स्टैक मेमोरी देख लिया और हीप मेमोरी क्या एरर आता है, आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ मेमोरी एरर। इसमें क्या होता है कि अगर हीप में मान लो डायनेमिक एलोकेशन करते करते हम लोग बहुत पूरा साइज ही भर दी हीप का, तो हीप हम लोग का स्टैक के जो एरिया है उसको हिट कर देता है, और जैसे ही हिट करते हैं हम लोग का आउट ऑफ मेमोरी एरर आता है।
तो बेसिकली वही है कि अगर हम लोग को स्टैक ओवरफ्लो एरर से हम लोग को छुटकारा पाना है या फिर बेसिकली उसको अवॉइड करना आने से, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैक अनबाइंडिंग करते हो। स्टैक अनबाइंडिंग कैसे होगा, बेस कंडीशन को कॉल करके। और मान लो कि अगर आउट ऑफ मेमोरी एरर है, हम लोग को उसको अवॉइड करना है, तो क्या है कि अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है, जो फर्दर हम लोग के यूज नहीं हो रहे प्रोग्राम में, उसको हम लोग डीएलोकेट करते जाए। तो हम लोग प्रोसेस टेबल ये सब बोल रहे थे, तो बेसिकली अब देखते हैं प्रोसेस टेबल क्या है। हम लोग मेन क्या है कि ओएस क्या करते हैं, जो जितने भी हम लोग प्रोसेस क्रिएट करते हैं ओएस या फिर हम लोग भी क्रिएट करते हैं, वो पूरे प्रोसेस टेबल में हम लोग के स्टोर रहते हैं। अब जो प्रोसेस टेबल है उसके हर रिकॉर्ड्स को हम लोग पीसीबी बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप है, जिसमें क्या है कि प्रोसेस के सब इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। उसका स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है, उसका प्रोग्राम काउंटर क्या है, रजिस्टर क्या क्या यूज हुए, सेव हुए, बेसिकली वो सब। तो हम लोग का अगर देखें तो मल्टीपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक पीसीबी में जनरल हम लोग का एक पेरेंट प्रोसेस आईडी हो सकता है, प्रोसेस आईडी हो सकता है, प्रोग्राम काउंटर हो सकता है, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, रजिस्टर, ओपन फाइल लिस्ट, ओपन डिवाइसेस। तो ये प्रोसेस आईडी और पेरेंट प्रोसेस आईडी तो बेसिकली आईडी उसका आइडेंटिफायर है। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली कौन से स्टेप में अभी हम लोग का प्रोसेस करंट स्टेप में कहाँ था, उसके आगे कब से एग्जीक्यूट करना है, वो प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है। प्रोसेस स्टेट हम लोग का स्टोर करते हैं कि अभी कौन से स्टेट में, अगर वेटिंग स्टेट में तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने नहीं भेजेंगे, अगर रनिंग स्टेट में तब यानी रन हो रहा है। प्रायोरिटी हम लोग का सेट करते हैं, बेसिकली बहुत सारे ओएस हम लोग का क्या है कि प्रोसेस हम लोग का कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं जिसकी प्रायोरिटी बहुत हाई रहती है, उसको ओएस पहले उसको हाई प्रायोरिटी के साथ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम लोग के परफॉर्मेंस मैटर करते हैं उसमें। फिर रजिस्टर होता है, रजिस्टर में बहुत सारे रिलोकेशन रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर, ये सब यूज होते हैं हम लोग के। हम लोग फर्दर देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। ओपन फाइल लिस्ट, ओपन डिवाइस लिस्ट, बेसिकली जो भी फाइल हम लोग यूज की प्रोसेसिंग में लगेगी, तो हम लोग उसको जो ओपन है फाइल उसका इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर रहता है। और ओपन डिवाइस लिस्ट बेसिकली बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में लग सकते हैं, तो हम लोग का वो यहाँ स्टोर रहता है। तो प्रोग्राम काउंटर के बारे में जैसे पढ़े, अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में जाए, तो क्या होता है कि प्रोग्राम जो है हम लोग का कंपाइलेशन के बाद मल्टीपल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग को मान लो कि एक प्रोसेस आया, प्रोसेस 10 इंस्ट्रक्शन तक चला, फिर हम लोग का प्रोसेस को वेट करना पड़ गया कुछ आईओ रिलेटेड टास्क के लिए, तो हम लोग का वेटिंग स्टेट में आ गया। फिर मान लो वापस से उसको सब सीपीयू एलोकेट हुआ, तो हम लोग वापस से 0 से लेके 10 इंस्ट्रक्शन फिर से रन नहीं करेंगे, हम लोग क्या है कि 10th के बाद 11th इंस्ट्रक्शंस अब लोड कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग उसको रन करना चालू करेंगे। तो बेसिकली वही प्रोग्राम काउंटर इसी के लिए यूज होता है। हम लोग एक प्रोग्राम काउंटर को आप एक बेसिकली वेरिएबल टाइप का मान सकते हो, जो कि हर इंस्ट्रक्शन के साथ इंक्रीमेंट होते रहता है। और इंक्रीमेंट होने के बाद बेसिकली वही कहाँ से अगर हम लोग लोड करते हैं पीसीबी को लेटर कॉन्टेक्स्ट स्विच करके, तो हम लोग का वो लोड हो जाता है कि अब हम लोग को ये वाले लाइन से ये वाले इंस्ट्रक्शन से हम लोग को रन करना है फर्दर कोड। फिर हम लोग के वैसी देख प्रोसेस है, प्रोसेस के बहुत सारे स्टेट भी होते हैं, जैसे कि पीसीबी में प्रोसेस स्टेट की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो प्रोसेस स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम लोग का न्यू स्टेट। मान लो जो जो कुछ जॉब प्रोग्राम है, जो हम लोग प्रोग्राम लिखे पर उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करा है, पर हम लोग डबल क्लिक कर दिया यानी खोल दिया, हम लोग उसको बोल दिए कि एग्जीक्यूट कर कंप्यूटर को। तो क्या होता है कि प्रोग्राम अभी प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली ये स्टेट को न्यू स्टेट बोलते हैं, क्योंकि अभी मेमोरी मेमोरी कुछ नहीं मिला है प्रोग्राम को, बस कन्वर्ट हो रहा है हम लोग का। और हम लोग का दूसरा आता है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट कब आता है, जब प्रोग्राम जो है हम लोग का उसको मेमोरी मिल जाता है ओएस के थ्रू, यानी मेमोरी एलोकेट हो जाता है हम लोग का रैम का। तो बेसिकली तब हम लोग उसको रेडी स्टेट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड है, मेमोरी मिल गई है, बस उसको सीपीयू का टाइम स्लाइस चाहिए, प्रोसेसर का टाइम स्लाइस चाहिए और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए वही, और ये जो जितने भी रेडी क्यू बी एग्जीक्यूटेड हम लोग के वो रहते हैं प्रोसेस, उसको हम लोग रेडी क्यू के अंदर स्टोर करते हैं। फिर हम लोग का आता है तीसरा रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट क्या है कि मान लो कि हम लोग को पता है कि मेमोरी तो मिल गई है, अगर रेडी क्यू में हम लोग का कोई भी प्रोग्राम प्रोसेस आ गया तो उसको मेमोरी मिल गई, तो फर्दर हम लोग को एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए क्या, प्रोसेसर का टाइम स्लाइस। तो बेसिकली अगर प्रोसेस का टाइम स्लाइस मिल गया, सीपीयू का टाइम स्लाइस मिल गया, तो हम लोग का रनिंग स्टेट में आ जाता है प्रोग्राम। और हम लोग का वेटिंग स्टेट होता है, जैसे कि मान लो कुछ इवेंट आया या कुछ इनपुट आउटपुट टास्क आया, तो उसको करने के लिए उसको वेट करना पड़ रहा है, फर्दर अपने कोड को रन करने के लिए उसके डेटा के लिए वेट करना पड़ रहा है, तो हम लोग उसको वेटिंग स्टेट में बोल देते हैं। और वेटिंग क्यू भी होता है। वेटिंग क्यू क्या करते हैं कि जितने भी प्रोग्राम को वेट करना पड़ रहा है, प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है, वो उसमें स्टोर करते रहते हैं।
और जैसे ही मान लो कि इनपुट आउटपुट हम लोग का कंप्लीट हो गया जो भी ऑपरेशन था, तो हम लोग को वापस से वो रेडी क्यू में हम लोग को भेज देता है कि फर्दर हम लोग का एग्जीक्यूट प्रोग्राम। और एक होता है टर्मिनेटेड स्टेट। बेसिकली क्या है कि मान लो कि जब प्रोसेस हम लोग का फुली फिनिश्ड हो जाता है एग्जीक्यूट होना, जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जितने भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हम लोग के लाइंस है कोड के कंपाइल्ड कोड में, अगर सब हम लोग का एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो हम लोग उसको टर्मिनेट स्टेट बोलते हैं। और बेसिकली जैसे ही हम लोग का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो उसके पेरेंट प्रोसेस को पता चल जाता है कि टर्मिनेट हो गया, तो हम लोग उसको जो प्रोसेस टेबल होता है जो ओएस मेंटेन करके रखते हैं उससे हटा देते हैं। तो इसलिए यहाँ एक हम लोग का साइकिल टाइप का फॉर्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि न्यू है हम लोग का, न्यू न्यू स्टेट है हम लोग का, यहाँ न्यू स्टेट को जॉब क्यू भी बोल सकते हैं। जॉब क्यू में जितने भी प्रोसेस पर है वो हम लोग का रेडी क्यू में आते हैं। जो रेडी क्यू भी एग्जीक्यूटेड है मेमोरी मिल जाता है। अब मेमोरी मिल गया, शेड्यूलर डिस्पैचर एक होता है जिससे हम लोग प्रोसेस को डिस्पैच करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या सीपीयू टाइम स्लाइस देते हैं, तो बेसिकली वो रनिंग स्टेट में आ जाता है जैसे ही सीपीयू मिलता है उसको। मान लो कि उसको इनपुट आउटपुट या कुछ इवेंट का वेट करना पड़ गया तो वेटिंग स्टेट में आ गया, वेटिंग क्यू में आ गया। फिर मान लो कि अगर कंप्लीट हो गया इवेंट वो, तो वापस से रेडी क्यू में आ गया। और बेसिकली वो ये टर्मिनेटेड हो गया, इंटरप्ट हो गया प्रोसेस। तो हम लोग का क्या है कि अब हम लोग अभी देखे थे कि हम लोग को शेड्यूलर चाहिए जो न्यू से रेडी स्टेट में आ रहा है, उसके लिए शेड्यूल करने की कुछ वो चाहिए शेड्यूलर। और रेडी से जो रनिंग स्टेट में रहा है तब भी हम लोग को शेड्यूलर चाहिए। तो हम लोग का ओएस प्रोवाइड करते हैं क्या कि जॉब क्यू है, जॉब क्यू से हम लोग को रेडी क्यू में लाना है, तो हम लोग का जॉब शेड्यूलर यूज होता है। जॉब शेड्यूलर है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। वैसे अगर रेडी क्यू से हम लोग को प्रोसेस को रनिंग स्टेट में मूव करना है तो हम लोग वहाँ सीपीयू शेड्यूलर यूज करते हैं, या उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं या मॉड्यूल डिस्पैचर भी बोलते हैं। तो इस बेसिकली क्या है कि जो सीपीयू शेड्यूलर है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग का क्या है कि हम लोग का मेन टास्क क्या था ओएस बनाने का कि सीपीयू है उसका आइडल स्टेट कम से कम रखना, आइडल स्टेट ना है। तो बेसिकली क्या है कि सीपीयू जैसे ही प्रोसेस का कुछ कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तो दूसरा प्रोसेस रेडी क्यू वाला तुरंत आता है। तो ये शॉर्ट टर्म है, ये जो हम लोग इसमें वो कुछ वर्क कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई है। यानी हम लोग जल्दी जल्दी प्रोसेस को कंटेक्स्ट स्विच कर रहे हैं जिससे कि सीपीयू आइडल मत बैठे। अगर एक प्रोसेस जो है कंटेक्स्ट स्विच हो गया तो तुरंत दूसरा प्रोसेस आए और दूसरा रन करे, और सीपीयू का टाइम स्लाइस वेस्ट ना हो। तो बेसिकली हम लोग करके इसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग को चेक करते रहना है कि सीपीयू हम लोग का खाली मत रहे। तो अगर वैसे हम लोग इसके थ्रू अगर जॉब शेड्यूलर को देखें जिसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बोलते हैं, क्या है कि हम लोग जब जॉब क्यू से रेडी क्यू में भेजते हैं तो हम लोग का अगर मान लो कि एक बार जॉब क्यू है बहुत सारे उसमें 10 प्रोसेस है, अगर रेडी क्यू में 5 प्रोसेस एक टाइम में फिट हो सकते हैं तो हम लोग क्या करिए 5 प्रोसेस को डाल दी। तो हम लोग को पता है कि ये 5 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग तुरंत तुरंत चेक नहीं करते कि खाली हुआ रेडी क्यू। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्दर जो हम लोग के प्रोसेस है उसको थोड़े टाइम के बाद जैसे 1 मिनट 5 मिनट ऐसे हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि रेडी क्यू हम लोग का एम्प्टी हुआ क्या, फिर हम लोग उसको शेड्यूलर के थ्रू जॉब शेड्यूलर के थ्रू बाकी प्रोसेस है उसको भेजते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या है कि जो हम लोग का वर्क करने का फ्रीक्वेंसी उतना हाई नहीं है, हम लोग ये लो है हम लोग का फ्रीक्वेंसी क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा टाइम शेड्यूल उसमें देख नहीं रहे। तो इसलिए उसके कारण इसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बोलते हैं। फिर हम लोग का आता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को कितना प्रोसेस एट अ टाइम हम लोग का सीपीयू एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उसको हम लोग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं बोलते। बेसिकली जितना हम लोग का रेडी क्यू में एक एट अ टाइम हम लोग का प्रोसेस आ पा रहा है, फिट हो पा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और अगर हम लोग रेडी क्यू में बात कर रहे हैं तो रेडी क्यू में शेड्यूलर कौन सा वर्क करता है, जॉब शेड्यूलर या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो बेसिकली वही इसको हैंडल करते हैं। मान लो कि रेडी क्यू है, उसमें 5 प्रोसेस एट अ टाइम हम लोग के फिट हो सकते हैं या फिर आ सकते हैं एग्जीक्यूट होने, तो बेसिकली डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 5 हो जाएगा सिस्टम का। तो इसलिए सिंपल से है। तो अगर पूरा भी समराइज करें हम लोग शेड्यूलर वाला पार्ट, तो जो तो हम लोग दो शेड्यूलर पर है एलटीएस और एसटीएस। तो इसके लिए जॉब क्यू है, यानी हम लोग बहुत सारा डिस्क में हम लोग का प्रोग्राम है, जैसे ही उसको हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए दबाए तो वो जॉब बन गया। जॉब शेड्यूलर क्या करते हैं, एलटीएस का यूज करते हैं जॉब शेड्यूलर का, और हम लोग को रेडी क्यू में भेजता है प्रोसेस को। रेडी क्यू में भेज दिया ना, मेमोरी मिल गई। अब फर्दर हम लोग को एग्जीक्यूट करना है तो सीपीयू को टाइम स्लाइस। तो एसटीएस क्या करते हैं हम लोग का सीपीयू शेड्यूलर, उसको जो रेडी क्यू में प्रोसेस है उसको शेड्यूल कराते हैं हम लोग के रनिंग स्टेट में, यानी उसको सीपीयू का टाइम स्लाइस देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग का जो
एलटीएस है वो मैनेज करते हैं कि कितना अच्छा क्वालिटी के हम लोग रेडी क्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को। मान लो कि इसी आईओ इंटेंसिव और सीपीयू इंटेंसिव वाले टास्क बहुत सारे जॉब है, वो मिक्स करके हम लोग भेज रहे हैं, तो बेसिकली उसको गुड रेडी क्यू माना जाता है, अच्छा क्वालिटी का रेडी क्यू माना जाता है। तो बेसिकली हम लोग दो हम लोग शेड्यूलर हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एक हम लोग था मीडियम टर्म शेड्यूलर भी होता है, बट ये क्या है कि पहले यूज नहीं होता था, ये मॉडर्न सीपीयू मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज होता है। और बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का रेडिक में मान लो दो तीन प्रोसेस है जो कि बहुत मेमोरी इंटेंसिव है, बेसिकली पूरा मेमोरी घेर के रख रहे हैं और उन लोग वर्क उतना अच्छे से हो नहीं रहा। तो हम लोग क्या है कि उन लोग का वेट करना पड़ेगा जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए और सीपीयू छोड़ दे। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि स्वैप स्पेस होता है, स्वैप स्पेस क्या है, ये हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी में होता है सिचुएटेड। तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी में थोड़ा सा हम लोग स्पेस लेते हैं और उसको स्वैप स्पेस बोलते हैं। और क्या है कि रेडी क्यू में मान लो कि दो प्रोसेस है जो रन नहीं हो रहे, पर बाकी लोग को रन होने में परफॉर्मेंस हम लोग का गिर रहा है उसके कारण, तो हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस को हम लोग स्वैप स्पेस में डाल दिए। और जो हम लोग का स्वैप स्पेस में अगर प्रोसेस डाले तो रेडी क्यू थोड़ा खाली हो गया, तो हम लोग क्या है कि फर्दर प्रोसेस को रेडी क्यू में ला ली। तो बेसिकली अभी देखें तो क्या हो रहा है कि रेडी क्यू में हम लोग का प्रोसेस है और स्वेट स्पेस में ही प्रोसेस है। तो हम लोग प्रोसेस ज्यादा जगह रख पा रहे हैं हम एग्जीक्यूट करने के लिए, तो बेसिकली उसी के कारण क्या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाती है। और बेसिकली इसके कारण परफॉर्मेंस बढ़ता है, क्योंकि मान लो कि कोई प्रोसेस हम लोग का रन नहीं हो रहा है उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली, तो उसको हम लोग स्वेट स्पेस में डाल दिए। और स्वेट स्पेस में डालने से हम लोग उसको स्वैप इन स्वैप आउट कर सकते हैं जब हम लोग को लगे। बट बेसिकली इसको हम लोग का ओवरहेड आ जाता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग को कुछ भी वर्क करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू सीपीयू। तो बेसिकली वहाँ थोड़ा हम लोग का टाइम ज्यादा लग जाता है। जैसे मान लो रेडी क्यू में, रेडी क्यू में कोई प्रोसेस है, हम लोग को सीपीयू अभी उसका यूज नहीं हो रहा, तो हम लोग स्वैप आउट कर दी। स्वैप आउट करके हम लोग स्वैप स्पेस में वहाँ पार्सली एग्जीक्यूटेड हम लोग प्रोसेस डाल दी। और मान लो कि अगर उसका नीड आ गया, हम लोग प्रोसेस का उसको एग्जीक्यूट करने का नीड आ गया, तो स्वैप इन कर ली वापस। तो बेसिकली यही साइकिल होता है। और स्वैप इन हम लोग का मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी हम लोग का वर्क करता है। बेसिकली ये जो हम लोग स्वैप एरिया स्वैप स्पेस वाला है, ये वाला पार्ट हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग वर्चुअल मेमोरी वाला जो कंसेप्ट है, वर्चुअल कंसेप्ट जो है, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट, उसको अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तब वहाँ ज्यादा अच्छे से आता है। अब कंटेक्स्ट स्विच तो पता ही है हम लोग को, कंटेक्स्ट स्विच क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस है, मान लो वो वर्क करा, उसको कुछ आईओ टास्क करने जाना है, कॉपी वॉपी करने जाना है पेन ड्राइव से या कुछ सीडी कहीं से भी। तो क्या होता है कि उसको हम लोग वेटिंग स्टेट में डाल देते हैं, वेटिंग स्टेट में आ गया तो दूसरा प्रोसेस आना चाहिए। तो इसलिए जो हम लोग का रजिस्टर रजिस्टर होता है वो पूरा फ्लश हो जाता है, जो भी प्रोसेस वन का उसका पास इंफॉर्मेशन था। और प्रोसेस टू जो लोड होता है रनिंग स्टेट में, तो उसके जो पूरे इंफॉर्मेशन है लोड हो जाते हैं, करंट इंफॉर्मेशन, जिसके कारण हम लोग का प्रोसेस क्या है कंटिन्यूसली होता रहे, आइडल स्टेट ना है सीपीयू में। तो इसलिए वो ये अब प्रोसेस का एक दो टाइप होता है, अगर देखें तो हम लोग मेन टाइप ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या है, हम लोग फॉक कमांड से हम लोग प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। तो प्रोसेस हम लोग का पेरेंट प्रोसेस होता है, पेरेंट प्रोसेस का चाइल्ड प्रोसेस होता है। तो इसलिए मान लो कि अगर जो पेरेंट प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस में कुछ फॉल्टी कोड है या फिर एग्जीक्यूट पहले हो गया हो, यानी उसको एग्जीक्यूट कर दिया या फिर कुछ फॉल्ट आ गया जिस कारण वो टर्मिनेट हो गया, तो क्या है कि चाइल्ड प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, पर पेरेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो ये लिंक जो है, लिंक हम लोग का ओएस से टूट जाता है इसका। तो हम लोग क्या करते हैं कि ओएस अपने आप इसको मेंटेन करते हैं कि जो चाइल्ड प्रोसेस है उसको वो चाइल्ड बना देते हैं हम लोग का इनिट प्रोसेस का। इनिट प्रोसेस क्या है, जीरो प्रोसेस। बहुत जगह लिनक्स लिनक्स इस लिनक्स वाले एनवायरनमेंट में इसको इनिट प्रोसेस बोलते हैं, जीरो प्रोसेस को। तो बेसिकली जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि क्या है कि हम लोग का ये P6 और P5 है, P5 पेरेंट है, P6 चाइल्ड है उसका। मान लो कि P5 हम लोग का कुछ रनिंग हो रहा था पर एग्जीक्यूट हो गया कुछ कारण से, तो P6 हम लोग का क्या है कि अब इनिट प्रोसेस जीरो प्रोसेस का चाइल्ड बन जाएगा। तो बेसिकली इसको ऑर्फन प्रोसेस बोलते हैं, जब उसका पेरेंट हम लोग का पहले एग्जीक्यूट हो जाता है चाइल्ड से, पर ओएस उसको अच्छे से मेंटेन कर लेता है जिससे एरर नहीं आता फर्दर। और एक प्रोसेस होता है हम लोग का ज़ॉम्बी प्रोसेस। ज़ॉम्बी प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि हम लोग का पेरेंट प्रोसेस है, वो मान लो कि 5 मिनट वेट किया कि चाइल्ड प्रोसेस का कंप्लीशन का, कल चाइल्ड प्रोसेस जो है वो 2 मिनट में ही हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो क्या है कि चाइल्ड प्रोसेस को 3 मिनट तक वेट करना पड़ेगा पेरेंट प्रोसेस को अपना स्टेटस बताने के लिए कि मेरा भाई खत्म हो गया, मेरे को अब प्रोसेस टेबल से हटा सकते हो। तो इसलिए जितना टाइम उसको वेट करना पड़ रहा है वो हम लोग का फर्दर ज्यादा टाइम है, तो बेसिकली हम लोग इसको ज़ॉम्बी प्रोसेस बोलते हैं। कि इसकी उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो गया,
पर हम लोग का प्रोसेस टेबल में अभी भी है वो। तो रिपिंग और जॉम्बी प्रोसेस बेसिकली क्या है कि जब 5 मिनट के बाद जो पेरेंट प्रोसेस है उसको उसका स्टेटस पता चलता है कि वो एग्जिट हो गए, तो हम लोग उसको चाइल्ड प्रोसेस को फर्दर हम लोग प्रोसेस टेबल से हटा देंगे, तो उसको रिपिंग और जॉम्बी प्रोसेस बोलते हैं वो। फिर हम लोग का ये हम लोग ये वाला तो पढ़ेंगे, एल टी एस रेडी क्यों मिलाता है प्रोग्राम को प्रोसेस को। फिर हम लोग का एस टी एस उसको डिस्पैच करते हैं हम लोग के सीपीयू में, फिर वेट वेट ये वाला साइकिल पढ़ डाल। पर अब हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम है, मान लो कि रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में हम लोग को जाना है, प्रोसेस को डालना है। तो बहुत सारे प्रोसेस है, हम लोग सिलेक्ट कैसे करें कौन सा प्रोसेस को हम लोग पहले डालें कौन सा प्रोसेस को बाद में डालें, जिससे कि सीपीयू का परफॉर्मेंस है वो भाई इंक्रीज हो, ऑप्टिमाइज हो सीपीयू का जो टाइम वाइम है पूरा। तो बेसिकली हम लोग इसको सी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के थ्रू हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो दो टाइप के हम लोग का सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, दो टाइप का। एक होता है नॉन प्रेम्प्टिव, एक होता है प्रेम्प्टिव। नॉन प्रेम्प्टिव शेड्यूलिंग बेसिकली तब होता है जब हम लोग का जो प्रोसेस है वो सीपीयू को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको आईओ के लिए कुछ टास्क करने नहीं जाना है, या फिर जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, यानी प्रोसेस अपना हट नहीं सकता, सीपीयू को छोड़ नहीं सकता। अगर हम लोग कुछ इंटरप्ट भी कर रहे हैं, इंटरप्ट दे रहे हैं प्रोसेस को, तब भी वो छोड़ता नहीं। तो इसलिए तब हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिएम्प्टिव प्रोसेस है, क्योंकि वो आईओ टास्क करने जा रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, तभी वो सीपीयू को छोड़ता है। या हम लोग टाइम शेयरिंग सिस्टम्स हमको यहाँ पढ़ते नहीं क्योंकि टाइम क्वांटम यूज नहीं होता। अब दूसरा है प्रेम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रेम्प्टिव शेड्यूलिंग में एक टाइम क्वांटम यूज होता है कि बेसिकली अगर टाइम क्वांटम तक अगर प्रोग्राम रन कर दिया, प्रोसेस रन कर गया और एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग प्रेम्प्ट कर देते, काउंटर स्विच कर देते और दूसरा प्रोसेस हम लोग का फिर फर्दर हम लोग का एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली वो प्रेम्प्टिव शेड्यूलिंग में आता है। तो अगर हम लोग दो तीन अगर हम लोग क्राइटेरिया देखें, जैसे स्टारवेशन, प्रोसेस स्टारवेशन, तो हम लोग को पता है कहाँ ज्यादा होगा, नॉन प्रिएशन केस में। क्योंकि नॉन प्रिएशन में क्या है कि हम लोग को फर्दर प्रोसेस को वेट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम है नहीं जो कि बेसिकली टाइम क्वांटम में बांट के सीपीयू के साइकिल है उसको टाइम क्वांटम टाइम इंटरवल में बांट के सब प्रोसेस टाइम टू टाइम रन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, प्रोसेस जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, टर्मिनेट नहीं हो जाएगा, तब तक वेट करना ही पड़ेगा फर्दर प्रोसेस को। तो इसलिए स्टारवेशन ज्यादा हो जाता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन देखिए प्रेषण में ज्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि बेसिकली ज्यादा प्रोसेस हम लोग वो प्रोसेस का क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, ज्यादा प्रोसेस हम लोग फर्दर रन कर पाते हैं। तो ऐसे सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, ओवरहेड ज्यादा है प्रिमिटिव में, क्योंकि प्रिमिटिव में क्या है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच ज्यादा हो रहा है हम लोग का। अगर टाइम क्वांटम हम लोग 1 सेकंड रखे मान लो या 1 मिली सेकंड रखे, तो हम लोग को उतने में कॉन्टेक्स्ट स्विच होते रहेगा प्रोसेस का, तो इसलिए फर्दर ओवरहेड बोलते हैं इसको। तो हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग गोल्स क्या हम लोग को अचीव करना है, यानी हम लोग को क्या अपने माइंड में रखना है कि ये जो एल्गोरिदम है वो क्या क्या हम लोग को रिजल्ट देना चाहिए, कंक्लूड क्या करना चाहिए। तो पहले कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्स होना चाहिए, हम लोग का टर्न अराउंड टाइम होता है वो मिनिमम आना चाहिए। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, बेसिकली टर्न अराउंड टाइम को ऐसे समझ सकते हो, जब प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, यानी बेसिकली जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसको जब हम लोग माइनस करते हैं, जब प्रोसेस हम लोग का सीपीयू में अराइव हुआ था, तब उसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। और हम लोग देखना है कि जो वेट टाइम है वो भी मिनिमम हो। अब वेट टाइम क्या होता है, बेसिकली हम लोग का जितना टाइम लगा हम लोग के प्रोसेस को खत्म होने में, जैसे टर्न अराउंड टाइम है टीएटी, उसको अगर माइनस करते हैं हम लोग जितना टाइम उसको लगना चाहिए था अगर वो इंडिविजुअली रन होता ओएस में, जिसको हम लोग बर्स्ट टाइम बोलते हैं बीटी, तो हम लोग को वेट टाइम मिल जाता है उसके सब्ट्रैक्शन से। फिर आता है रिस्पॉन्स टाइम, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली क्या है कि कब प्रोसेस को पहली बार सीपीयू मिल रहा है। तो अगर मान लो कि रिस्पॉन्स टाइम कम है, यानी बेसिकली उसको जल्दी सीपीयू मिल रहा है, रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है यानी बेसिकली उसको बहुत सीपीयू साइकिल के बाद उसको सीपीयू का प्रोसेसर मिल रहा है, टाइम स्लाइस मिल रहा है। बेसिकली वही। और मैक्सिमम थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या है कि पर यूनिट टाइम में हम लोग कितने सारे प्रोसेस एट यूनिट टाइम में हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, बेसिकली उसको थ्रूपुट बोलते हैं। तो हम लोग का थ्रूपुट मैक्स होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अराइवल टाइम के बारे में समझ गए, क्या होता है कि जब प्रोसेस हम लोग का सीपीयू में अराइव करा, मेमोरी जब उसको मिला और उसको सीपीयू टाइम स्लाइस मिला। बर्स्ट टाइम क्या होता है हम लोग का, बर्स्ट टाइम बेसिकली होता है कि अगर मान लो कि प्रोसेस अगर इंडिविजुअली रन कर रहा होता तो उसको कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि बेसिकली कितना टोटल टाइम उसको लगा, बेसिकली वही टर्न अराउंड टाइम है जितना कंप्लीट करने में लगा माइनस अराइवल। और वेट टाइम हम लोग को समझ में है कि टीएटी जितना टाइम उसको एक्चुअल में लगा
और माइनस जितना टाइम उसको लगना चाहिए था अगर इंडिविजुअली वर्क करता था, वो वेट टाइम हो गया, यानी उसको उतना टाइम वेट करना पड़ गया सीपीयू के लिए। रिस्पॉन्स टाइम हम लोग का वही टाइम ड्यूरेशन जब उसको सीपीयू मिलता है, और कंप्लीशन टाइम बेसिकली वही है जब उस टर्मिनेट हो गया हम लोग का जो प्रोसेस है पूरा एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया। पहला जो हम लोग का ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आता है वो है एससीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसलिए नाम से समझ में आ रहा है कि जो प्रोसेस हम लोग का पहले आता है हम लोग उसको पहले रन करने की कोशिश करेंगे और सीपीयू एलोकेट होगा उसको। जैसे क्या है कि जो एग्जांपल दिया है, प्रोसेस 1 2 3 है, एक 0 सेकंड में रहेगा, एक 1 2, तो बेसिकली वही बस टाइम है 20 सेकंड तक चलेगा। फिर ये क्या है कि नॉन प्रेम्प्टिव है, इसमें प्रेम्प्टिव वाला केस हम लोग नहीं पढ़ रहे, तो हम लोग का चलते जाएगा बेसिकली वही है। फिर हम लोग सीटी निकाल सकते हैं, टीएटी निकाल सकते हैं, डब्ल्यूटी। तो इसके कॉन्वाई इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, मान लो कि अगर जो प्रोसेस वन है जो पहले अराइव किया, जो पहले रन कर रहे हैं, और मान लो उसका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है, बर्स्ट टाइम जो है बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है कि बाकी जो फर्दर प्रोसेस है उसको ज्यादा वेट करना पड़ जाता है, जिसके ओवरऑल हम लोग का जो सिस्टम है उसका एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा आता है वो केस के लिए। तो बेसिकली उसको कॉन्वे इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि जो जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है अगर उसको हम लोग बाद में रन किए तो एवरेज वेटिंग टाइम बहुत कम आता है। तो बेसिकली इसको कंपेयर करके हम लोग बोलते हैं कि कॉन्वे इफेक्ट हम लोग का केस वन में है। क्यों? क्योंकि जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा था हम लोग उसको पहले रन कर दिए, जिसके कारण क्या हो कि फर्दर प्रोसेस को ज्यादा वेट करना पड़ गया एज कम्पेयर टू अगर हम लोग दूसरा केस में देखें जहां हम लोग जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है उसको आखिरी में रन किए। तो बेसिकली वही है। और हम लोग गैंट चार्ट है बेसिकली ये इसका यूज करते हैं हम लोग प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को दिखाने के लिए। और कॉन्वे इफेक्ट का समझ गया बेसिकली वही है। एचजीएफ दूसरा हम लोग का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आदत एचजीएफ, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग बर्स्ट टाइम को अपने माइंड में रख के हम लोग उसके क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कौन से जॉब को पहले रन कराना है। तो बेसिकली इसमें अगर ड्रॉबैक देखें तो बेसिकली एक यही है कि हम लोग बस टाइम यूज करते हैं। तो बस टाइम क्या होता है कि बेसिकली हम लोग एक्यूरेटली कभी भी कोई भी सिस्टम के लिए कोई भी टास्क या कोई भी प्रोसेस के लिए हम लोग बता नहीं सकते, तो बेसिकली ये एस्टिमेट ही करना पड़ता है। तो बेसिकली वही ड्रॉबैक है। मान लो कि हम लोग एस्टिमेट किए कि उसका बस टाइम 10 सेकंड है और मान लो उसका एक्चुअल में 50 सेकंड था, तो बेसिकली इनएक्यूरेसी आ गया, जिसके कारण हम लोग का बहुत सारा फर्दर इनकंसिस्टेंसी हो सकते हैं जिससे ऑप्टिमाइजेशन उतना ना मिले। तो क्राइटेरिया यहाँ अराइवल टाइम पास बस टाइम है। नॉन प्रिएम्प्टिव केस में क्या है कि हम लोग प्रेम्प्ट नहीं करते उसको, टाइम शेयरिंग सिस्टम नहीं प्रेम्प्ट नहीं करते, जब तक प्रोसेस हो रहा है उसको होने देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ देखें तो जीरो टाइम टाइम में हम लोग का आया प्रोसेस वन, तो उसको पूरा 8 सेकंड तक रन कर दिए। 8 सेकंड तक रन कर दिए तो हम लोग का P2 P3 P4 सब आ गए। फिर हम लोग देखेंगे बस टाइम जिसका कम है तो P2 का कम है देन P2 रन हो गया, उसके बाद P4 का कम है तो P4 रन हो गया देन P3 रन हो गया। अब यहाँ कॉन्वे इफेक्ट आ सकता है कि कैसे, ये कॉन्वे इफेक्ट कैसे आ सकता है, क्योंकि कॉन्वे इफेक्ट क्या है कि जिसका बस टाइम ज्यादा है अगर उसको पहले रन कर रहे हैं तो कॉन्वे इफेक्ट आता है। पर यहाँ तो बस टाइम क्या कंपेयर कर रहे हैं और जिसका बस टाइम ज्यादा होगा वो तो आखिरी में ही रन होगा। बट मेन क्या है कि मान लो कि सीपीयू में अराइव जो 0 सेकंड में की वही बहुत ज्यादा बस टाइम वाला था, तो उसके कारण क्या हो जाता है एवरेज वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ कॉन्वे इफेक्ट हो सकता है। अब प्रेम्प्टिव केस क्या है कि प्रेम्प्टिव केस में हम लोग का टाइम क्वांटम यूज होता है। टाइम क्वांटम यानी बेसिकली टाइम स्लाइस हम लोग जिसमें हम लोग प्रेम्प्ट करते रहते हैं प्रोसेस को। जैसे कि अगर यहाँ देखिए प्रोसेस वन आया 0 सेकंड तक, हम लोग यहाँ टाइम क्वांटम 1 सेकंड दिए हैं, 1 यूनिट मान लो। तो 1 सेकंड आया यानी 0 से 1 सेकंड हम लोग का P1 चला। फिर 0 से 1 सेकंड चल गया तो हम लोग का P1 P2 भी लोड हो गया हम लोग की मेमोरी में। तो अब कंपेयर करेगा हम लोग का एल्गोरिदम की P1 और P2 में बस टाइम किसका कम है। ये 1 सेकंड चल गया, नहीं इसका बीटी 7 होगा, इसका बीटी हम लोग का 4 है, तो 4 कम है तो हम लोग का P2 अब रन करेंगे। तो P2 रन किया, फिर हम लोग का फिर P4 आ जाएगा, फिर फर्दर ऐसे ही रन होते हैं। तो बेसिकली यहाँ कॉन्वे इफेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि हम लोग क्या है कि टाइम क्वांटम यूज कर रहे हैं, तो अगर अराइवल टाइम जिसका ज्यादा है वो पहले आ गया, उसका बर्स्ट टाइम भी ज्यादा है, तो क्या है कि वो टाइम क्वांटम तक ही रन करेगा, फिर हम लोग के फर्दर जो वो प्रेम्प्ट हो जाएगा फर्दर प्रोसेस हम लोग का जिसका बर्स्ट टाइम कम है वो हम लोग का रन करेगा। तो बेसिकली वही है। तीसरा हम लोग का आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। बेसिकली ये ज्यादा यूज नहीं होता है बेसिकली, ये हम लोग का जो ओएस है उसको इंटरनली बहुत जगह प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को यूज करते हैं। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कुछ नहीं होता है, जब प्रोसेस टाइप का होता है बस इसमें प्रायोरिटी हम लोग सब प्रोसेस को दे दिए रहते हैं, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहता है हम लोग उसको पहले रन करते हैं। तो नॉन प्रियोरिटी केस हम लोग का एसजीएफ टाइप का ही है। बेसिकली जो अराइव करेगा पहले वो चलेगा,
फिर हम लोग उसके बाद प्रायोरिटी देखेंगे बाकी प्रोसेस का जो है हम लोग का, उसके फर्दर ऐसे ही रन होते हैं। प्रायोरिटी केस में क्या हो जाता है कि हम लोग टाइम क्वांटम, यानी मान लो कि जो प्रायोरिटी जिसका बहुत कम है, पहले वो प्रोसेस सीपीयू में आया तो वो टाइम क्वांटम तक चलेगा, उसके बाद हम लोग का वो प्रैम्प्ट हो जाता है, फिर उससे जो प्रोसेस है वो कंटेस्ट स्विच हो जाता है। तो इसमें क्या है कि बिगेस्ट ड्रॉबैक हम जो हम लोग का है ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, जो जिसका हम लोग का प्रायोरिटी सबसे कम है, उसको क्या है कि वेट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है उसको, जिसके कारण इनडेफिनेट वेटिंग का हम लोग का वो आ जाता है, ड्रॉबैक हम लोग का एक केस आ जाता है। तो बेसिकली वही है। तो हम लोग का अगर एवरेज वेटिंग टाइम देखे बहुत बढ़ जाता है, कॉन्वे इफेक्ट यहाँ आ सकता है, इसलिए वही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या, इंडेफिनेट वेटिंग का, जैसे प्रोसेस स्टारवेशन बहुत हो रहा है, तो हम लोग को प्रोसेस स्टारवेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एजिंग यूज करते हैं। एजिंग क्या कंसेप्ट है, बेसिकली प्रायोरिटी जिसकी कम है उसको हर सीपीयू साइकिल, सीपीयू इंस्ट्रक्शंस के साथ हम लोग हर एग्जीक्यूशन के साथ क्या करते हैं कि उसका प्रायोरिटी बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि उसको भी मौका मिले सीपीयू में हम लोग का एग्जीक्यूट होने का। तो जो आखिरी हम लोग का जो, यानी नॉर्मल वाला जो है वो क्या बोलते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आता है, वो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्या है कि हम लोग ये सबसे बोल सकते हैं ऑप्टिमाइज है जितना भी अभी तक पढ़े। रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम आता है प्रोसेस का, स्टारवेशन भी सबसे कम होता है ये वाले हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में, सबसे पॉपुलर भी है। और अगर देखें एफसीएफएस का, ये प्रेडिक्टिव वर्जन है। एफसीएफएस में कुछ नहीं था, हम लोग का जो अराइव जाए पहले कर रहे हैं वो पहले रन करेगा। तो बेसिकली अगर उसमें हम लोग प्रेडिक्टिव वाला केस उसका देखें तो उसको राउंड रॉबिन बोलते हैं। हम लोग टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि टाइम क्वांटम अगर यहाँ यूज हो रहा है तो टाइम शेयरिंग सिस्टम ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। ये हम लोग का फ्लो चार्ट समझ सकते हो, अभी देखोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस है, उसके आईडीज है, ये हम लोग को अराइवल टाइम, बस टाइम्स, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, सबका इंफॉर्मेशन पता है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि प्रोसेसर में हम लोग का सीपीयू 0 सेकंड में हम लोग कराए किया P1, तो फिर टाइम क्वांटम हम लोग का 2 सेकंड है तो 2 सेकंड तक चला। फिर हम लोग का 2 सेकंड तक हम लोग का P2 P3 दोनों आ गए। तो हम लोग क्या क्या है कि P2 चलेगा, बट क्या है कि प्रोसेस हम लोग यहाँ रेडी क्यू, एक क्यू हम लोग वो करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3। फिर P1 जब टाइम क्वांटम उसका खत्म हो गया, तो हम लोग जब उसको प्रेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या है कि P2 P3 के बाद आ जाएगा वो, यानी क्यू में हम लोग का एन क्यू हो जाएगा। फिर यानी जैसे डी क्यू करते हैं वैसे उसी समय प्रोसेस को एन क्यू कर देते हैं। तो इसके फर्दर हम लोग उससे हम लोग मेंटेन करके देख सकते हैं कि गैंट चार्ट से हम लोग का थ्रू कैसे हम लोग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसमें देख सकते हो जितना भी अब तक देखे थे हम लोग शेड्यूल एल्गोरिदम से, हम लोग का राउंड रॉबिन में बहुत ज्यादा वो आ रहा है, यानी गैंट चार्ट बहुत लार्ज आ रहा है हम लोग। तो बेसिकली वही है कि ओवरहेड यहाँ ज्यादा हो जाता है, प्रेम्प्टिव हम लोग ज्यादा करते जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि ओवरहेड ज्यादा आ जाता है। इसमें सीपीयू का परफॉर्मेंस थोड़ा लो हो सकता है, क्योंकि ज्यादा हम लोग ओवरहेड, ज्यादा प्रेम्प्टिव वाला केस में सर्विस टाइम हम लोग का लग जाएगा, जिसके कारण सीपीयू का जो हम लोग का वो है परफॉर्मेंस थोड़ा लो हो सकता है। तो हम लोग देखें रियल लाइफ में क्या है कि ये जो एल्गोरिथम्स हम लोग पढ़े हैं, सीपीयू एल्गोरिथम्स, वो हम लोग का यूज नहीं होता है, बेसिकली उसके टाइप्स यूज होता है, उसको हम लोग एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टाइप यूज करते हैं। फर्दर हम लोग के सीपीयू एल्गोरिथम जो रियल लाइफ में यूज होता है, पर वो हम लोग का जनरली यूज नहीं होते हैं। हम लोग का रियल लाइफ में दो यूज होता है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या है, बेसिकली इसमें हम लोग प्रोसेस को ही डिवाइड कर दिए, यानी प्रोसेस को फर्दर हम लोग डिवाइड कर दी कि ए टाइप का प्रोसेस है, एक बी टाइप का प्रोसेस, सी टाइप का प्रोसेस। अब देखते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया। एक हम लोग का होता है सिस्टम प्रोसेस, एक होता है इंटरेक्टिव प्रोसेस, एक होता है बैच प्रोसेस। तो सिस्टम प्रोसेस वो है जो ओएस डायरेक्ट क्रिएट किए हैं अपने मेंटेनेंस के लिए या सीपीयू के मेंटेनेंस के लिए, तो उसको सिस्टम प्रोसेस बोलते हैं। इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या है जो कि यूजर क्रिएट किया और यूजर का इनपुट उसको चाहिए प्रोसेस को, तो उसको इंटरेक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। और बैच प्रोसेस उसको बोलते हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं और उसको यूजर का इनपुट नहीं चाहिए। तो बेसिकली ऐसी प्रोसेस को हम लोग टाइप्स में डिवाइड कर दिए। और जो तीनों हम लोग का प्रोसेस टाइप्स है, बेसिकली इन लोग के पास अलग, इन लोग का रेडी क्यू होगा, सब लोग का रेडी क्यू अलग होगा, सब लोग का रनिंग स्टेट अलग है। और यानी सबका रेडी क्यू अलग है, एक रनिंग स्टेट है सीपीयू। तो बेसिकली सब लोग का एल्गोरिदम जो है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सबका अलग होगा। और इन लोग के बीच में भी हम लोग एल्गोरिदम लगाते हैं, वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम।
जैसे क्या है कि सिस्टम प्रोसेस हम लोग को पता ही है, ओएस को मेंटेन करना है सीपीयू, तो उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहना चाहिए, तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी में रख दी। और जो बैच प्रोसेस जो बैकग्राउंड में हो रहा है वो उसका हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी है इंपॉर्टेंस पर उतना ज्यादा नहीं, तो उसको लो लो प्रायोरिटी में रख दी। तो दिनों के बीच में हम लोग वो लगा दी क्या, रिलेटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लगा दी। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉन्वे इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि क्या है कि बैच प्रोसेस है, उसमें अगर कोई भी प्रोसेस लो प्रायोरिटी है तो वो तो आखिरी में ही रन होगा, तो यहाँ कॉन्वे इफेक्ट उसके कारण आ जाता है। फिर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग क्या है कि यही जो यहाँ एजिंग जो ये आ रहा था हम लोग का, यानी बैच प्रोसेस को इंडेफिनाइट वेट करना पड़ रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या क्या करते हैं, इसको हम लोग आजकल यूज करते हैं बेसिकली, इसमें एक्स्ट्रा थिंग क्या है कि इंटर क्यू मूवमेंट, हम लोग का जो प्रोसेस है यानी बैच प्रोसेस है, वो हम लोग का ऊपर प्रायोरिटी में शिफ्ट हो सकता है, इंटरेक्टिव प्रोसेस या सिस्टम प्रोसेस। तो बेसिकली इंटर क्यू मूवमेंट जो है अलाउड है। जैसे मान लो कोई बैच प्रोसेस में प्रोसेस है, हम लोग उसको क्या है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस में भेज सकते हैं कि वो ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके कारण क्या है कि इंडेफिनाइट वेटिंग नहीं करना पड़ता, बेसिकली इसको एजिंग टाइप का कंसेप्ट बोल सकते हो कि उसका हम लोग प्रायोरिटी बढ़ा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो ये फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगर ओएस डिजाइन है, बेसिकली वही एजिंग मेथड हम लोग यहाँ यूज किए हैं कि कोई भी प्रोसेस को स्टार्व ना करना पड़े ज्यादा। हम लोग देखें, अगर डिजाइन हम लोग देखें एम एल एफ क्यू का, तो बेसिकली वही है कि हम लोग को नंबर ऑफ क्यूज देखना पड़ता है, कितना क्यूज है, सब क्यू में हम लोग कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं वो देखना पड़ता है, कौन से मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी अगर प्रोसेस को अपग्रेड करने के लिए या डिमोट करने के लिए, बेसिकली वही है। और कोई प्रोसेस आ रहा है उसको कौन से क्यू में पुश करना है, बेसिकली इसका भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि एक सैंपल एग्जांपल देखे एम एल एफ क्यू का, तो हम लोग का क्या है कि मान लो कि यहाँ एक हम लोग का जो प्रोसेस है उसमें राउंड रोबिन यूज हो, उसमें टाइम क्वांटम 2 सेकंड रखे। अगर वो हो गया एग्जीक्यूट तो ठीक है, आगे चले गया। अगर नहीं हो पाया तो फर्दर एक हम लोग को और है यहाँ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, उसमें चेक किए टाइम क्वांटम उसमें ज्यादा है, फिर फर्दर और टाइम क्वांटम ज्यादा है, मान लो कि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो हम लोग एफ सी एफ एस रन कर दिए। तो वैसे ही वही है हम लोग का। कंपेयर भी कर सकते हैं हम लोग बहुत सारे जो भी हैं, हम लोग एल्गोरिदम्स पर हमें सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए वही था ये सब।